इमेजिन करिए कि आप अपनी एक ऐसी लाइफ के मोड़ पे हैं जहाँ पे आपको दो चॉइसेस लेनी है। एक चॉइस ऐसी जिसके अंदर आप एक सेफ ऑप्शन की तरफ जाएंगे, और एक चॉइस ऐसी जो रिस्की है, लेकिन अगर वो चीज़ कामयाब हो जाती है तो आपसे ऊपर आपके सर्कल में कोई भी नहीं हो सकता। आप इस चॉइस को लेने के लिए एक एडवाइज़र के पास जाते हैं, चाहे वो आपके गुरु हों, आपके बड़े हों, कोई भी हो। वो आपको ये एडवाइस देते हैं कि देखिए, हमेशा अपने से एक सेफ़ रास्ता चुनिए, क्योंकि अगर आपने अपना सेफ़ रास्ता चुना तो आप आगे तक टिके रहेंगे, कंसिस्टेंट बने रहेंगे। और अंदर से आपके ये एडवाइस सुनने के बाद आवाज़ आती है कि यार, मुझे लगता है ना कि अगर मैंने अपनी बात मानी, अगर मैंने थोड़ा सा रिस्की ऑप्शन लिया, अगर मैंने उस पर गैम्बल करा, तो मैं एक ऐसे मुकाम पे पहुंच सकता हूं जो आज तक किसी ने सोचा भी नहीं होगा। दिस इज़ द प्राइम डिफरेंस बिटवीन सैटर्न एंड राहु। सैटर्न और राहु दोनों एक दूसरे के भाई हैं। सैटर्न हमेशा आपको एडवाइस करता है कि आप टिके रहिए, बने रहिए, ताकि आप आगे रेलिवेंट रह पाएँ, आगे आने वाली लाइफ में रेलिवेंट रह पाएँ। कुछ भी हटके मत करिए, उसी एक लाइन में चलिए जहाँ पे सारे चल रहे हैं, और धीरे धीरे करते करते आपको अपना रिजल्ट मिल जाएगा। मीनवाइल राहु कहता है शॉर्टकट मारते हैं, कुछ अपना करते हैं, कुछ नया करते हैं, कुछ एक्सप्लोसिव करते हैं, अपनी डिज़ायर को फुलफ़िल करते हैं। मैं सैटर्न और राहु की बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि दोनों के दोनों एक्वेरियस के रूलर्स हैं। एक्वेरियस 11th राशि, 11th हाउस, द पोजीशन ऑफ योर डिज़ायर्स, चाहे वो एक्वेरियस हो, चाहे वो 11th हाउस हो, दोनों के दोनों आपकी डिज़ायर्स को दिखाते हैं। अब सैटर्न और राहु दोनों के दोनों यहाँ के रूलर हैं। ये इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप अपनी डिज़ायर दो तरह से फुलफ़िल कर सकते हैं। या तो आप सैटर्न के रास्ते चले जाइए, या तो आप राहु के रास्ते चले जाइए। ये पूरी की पूरी जो ट्राइन अगर आप देखेंगे, 11th हाउस, 7th हाउस एंड 3rd हाउस, 3, 7, 11 की अगर आप ये ट्राइन देखेंगे तो इस ट्राइन को हमारे पुराणों में काम त्रिकोण कहा गया है। काम त्रिकोण, काम मीन्स डिज़ायर, त्रिकोण मीन्स ट्रायंगल, यानी कि द ट्रायंगल ऑफ डिज़ायर। अब आप देखें ना, इस जितना ये जितने भी हाउसेज हैं, जितनी भी राशियाँ, 3, 7, 11, यानी कि एयर साइंस, इनको एरी साइंस भी कहा जाता है। इन तीनों में सक्सेसफुल होने के लिए, इन तीनों में राज करने के लिए आपको या तो सैटर्न की ज़रूरत है या तो राहु की। अगर हम 3 पे जाते हैं तो जेमिनी यानी कि 3rd हाउस में राहु उचके हो जाते हैं। अगर हम 7 में जाते हैं तो 7 में शनि उचके हो जाते हैं, और शनि दिग्बली भी हो जाते हैं, शनि अपनी डायरेक्शन भी ले लेते हैं। और 11 में सैटर्न और राहु दोनों के दोनों वहाँ पे को-रूलर बन जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि 3 में, 7 में और 11 में, तीनों में राहु और शनि ही राजा हैं। अब बात क्या है इस त्रिकोण के साथ? 3, 7, 11 में आप जब देखेंगे इस त्रिकोण को, तो इस त्रिकोण के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि हर एक हाउस में आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है। 3rd हाउस में आपके सिबलिंग्स हैं। आपने ज़रूर देखा होगा अपनी लाइफ के अंदर, जो भी सिंगल चाइल्ड होता है किसी भी आपके फ्रेंड सर्कल में, या फिर आपने आज तक जो भी सिंगल चाइल्ड देखे होंगे जिनके कोई भी भाई बहन नहीं होते, वो ज़िंदगी में एडजस्ट करने में बहुत ज़्यादा उन्हें मुश्किल आती है, या फिर उन्हें दिक्कत आती है, क्योंकि उन्हें बचपन से उसकी आदत नहीं होती। 3rd हाउस अच्छा नहीं हुआ होता। 7th हाउस अब देखते हैं आपके स्पाउस का हाउस है। तो जब आप शादी करते हैं, देन मैरिज का दूसरा नाम ही एडजस्टमेंट है। और 11th हाउस यानी कि आपके गेन्स, आपकी अल्टीमेट डिज़ायर्स, अपने डिज़ायर्स तक जाने के लिए भी आपको एडजस्ट करना पड़ता है। 11th हाउस ऑल्सो शोज योर कनेक्शंस। तो अपने कनेक्शंस अगर आपको बनाने हैं तो आपको एडजस्टमेंट अपनाना पड़ेगा। लेकिन ये थ्योरी है शनि की। अगर हम राहु की थ्योरी के बारे में बात करें तो राहु कहता है यार, मेरे को एडजस्ट नहीं करना, मेरे को फैलना है। क्योंकि राहु जो है वो एक ऐसा ग्रह है जो कि लिमिट में विश्वास नहीं करता। अगर आपने एक सीरीज़ देखी होगी पीकी ब्लाइंडर्स, उसके अंदर जो प्रोटैगनिस्ट हैं उसके थॉमस शेल्बी, उनका एक बहुत ही फेमस डायलॉग है जब वो अपनी कंपनी बनाते हैं, शेल्बी कंपनी लिमिटेड, तो हमेशा हमें अपनी कंपनी के आगे लिमिटेड नाम लगाना पड़ता है। और वो कहते हैं कि आई डोंट लाइक द वर्ड लिमिटेड, दिस इज़ द प्योर डेफिनेशन ऑफ राहु, दिस इज़ द लाइन ऑफ राहु, आई डोंट लाइक द वर्ड लिमिटेड। क्योंकि उसे एक खांचे में बंद होना पसंद ही नहीं है। उसे ये पसंद है कि मैं एक ऐसे
पोजीशन पे पहुंच जाऊं जहां पे लोगों को मेरी तरफ देखने के लिए भी अपना सर उठाना पड़े। जितने भी स्काई स्क्रेपर्स आप देखते हैं वो सारे के सारे शनि और राहु दिखाते हैं। हर एक बिल्डिंग शनि का स्वरूप है, लेकिन अगर वो बिल्डिंग बहुत ऊंची हो जाती है तो वो राहु का स्वरूप बन जाती है। अब बात क्या है, राहु को अगर आपको समझना है, राहु की अगर थ्योरी आपको जाननी है, तो राहु की थ्योरी बहुत ही सिंपल है। इस थ्योरी को समझने के लिए आपको राहु के तीनों नक्षत्रों के बारे में थोड़ी सी नॉलेज होना ज़रूरी है। राहु के तीनों नक्षत्र जितने भी हैं वो हैं, पहला नक्षत्र आर्द्रा, दूसरा नक्षत्र स्वाति और तीसरा नक्षत्र शतभिषा। तीनों के तीनों नक्षत्र बहुत ही ब्रिलियंट तरह से काम करते हैं। जो पहला नक्षत्र है आर्द्रा, उसके अंदर आप देखते हैं जो सिंबल है वो है टीयर ड्रॉप का, एक आंसू का। और जब आप राहु की स्टोरी भी पढ़ते हैं ना कि राहु का जन्म कैसे हुआ और राहु के साथ कैसा व्यवहार हुआ, या फिर बीपीएचएस में बृहत्पराशर होरा शास्त्र में राहु की कैसी डिस्क्रिप्शन है, तो आपको देखने को मिलता है कि राहु को एक अनटचेबल की तरह दिखाया गया है हमारे स्क्रिप्चर्स में, अछूत की तरह दिखाया गया है, जो कि सोसाइटी में नहीं रहता। एक एलियनेटेड पर्सनैलिटी दिखाई गई है राहु की। अब राहु जो है उस वजह से हमेशा अलग रहा है। अब उस अलग रहने की वजह से आपके अंदर एक इमोशनल ट्रॉमा डेवलप हो जाता है। यही दिखाता है आर्द्रा नक्षत्र। आर्द्रा नक्षत्र के अंदर जो भी ग्रह जाता है उस ग्रह से रिलेटेड आपकी लाइफ में इमोशनल ट्रॉमा बना रहता है। अगर आर्द्रा के अंदर आपका मून चला जाता है तो मून वहाँ पे जाने से ये दिखाता है कि आपकी लाइफ में कभी ना कभी एक ऐसा एक्सपीरियंस रहा है, या तो आपकी मदर की लाइफ में एक ऐसा एक्सपीरियंस रहा है जिसकी वजह से आपके मन में एक बहुत ही बड़ा इमोशनल ट्रॉमेटिक फुटप्रिंट है। आप कह सकते हैं आर्द्रा को लेके आप ये प्रेडिक्शंस दे सकते हैं जब भी कोई भी प्लैनेट आर्द्रा के अंदर रहे। लेकिन बात यह है कि आर्द्रा का जो देवता है वो है रुद्र। रुद्र जो है वो शिव जी के ही एक स्वरूप है। अब रुद्र किसके गॉड हैं? स्टॉर्म्स के गॉड हैं, टॉर्नाडोज के गॉड हैं। जितने भी बवंडर आप देखते हैं, राइट, वो सारे के सारों को रूल कौन करते हैं? रुद्र करते हैं। द गॉड ऑफ स्टॉर्म्स, द स्टॉर्म गॉड इज रुद्रा। ओके, ये बात ध्यान में रखिए। अब अगले नक्षत्र पे चलते हैं। अगले नक्षत्र का नाम है स्वाति। अब स्वाति नक्षत्र में कहा जाता है कि शनि उच्च के होते हैं। तो यहाँ पे हमें एक और कनेक्शन देखने का मिलता है शनि और राहु के बीच में, कि राहु के नक्षत्र में शनि उच्च के होते हैं। स्वाति नक्षत्र में जब भी कोई भी इंसान आप देखते हैं, स्वाति नेटिव हो जाए, वो कोई भी हो जाए, उसको हर चीज़ में कभी भी रूल्स लगाना नहीं पसंद होता। उस इंसान को हमेशा फैलना पसंद है। ऐसा आप इंसान देखेंगे, स्वाति अगर किसी का वीनस स्वाति में हो तो इस इंसान को खुले खुले कपड़े डालना बहुत पसंद होता है, या फिर आप कह सकते हैं ड्रेसिंग सेंस में खुले खुले कपड़े न डालना बहुत पसंद होता है। अब क्योंकि स्वाति नक्षत्र का गॉड जो है, जो डीटी है, वो है वायुदेव। अब वायु को भी आप देखें कि वायु सिर्फ और सिर्फ फैलती है, वायु को कंट्रोल नहीं कर सकते। मैंने रुद्र का एग्जाम्पल लिया। पहले हैं रुद्र द स्टॉर्म गॉड, दूसरे हैं वायु द विंड गॉड। अब हम चलते हैं शतभिषा के ऊपर, जो कि एक्वेरियस में फॉल करता है। शतभिषा नक्षत्र एक ऐसा नक्षत्र है जो एक्वेरियस की शुरुआत में आता है। कैप्रिकॉन की एंडिंग और एक्वेरियस की शुरुआत शतभिषा के अंदर होती है। कैप्रिकॉन के अंदर जितना भी प्रेशर डाल के जाता है, कैप्रिकॉन इज द साइन ऑफ प्रेशर। कैप्रिकॉन के अंदर एक इंसान के ऊपर जितना भी प्रेशर होता है वो सारा प्रेशर एकदम से निकलता है शतभिषा के अंदर। द बर्स्ट ऑफ एनर्जी इज शतभिषा। शतभिषा का सिंबल है एक सर्कल, और शतभिषा का ट्रांसलेशन है द 100 हीलर्स, या फिर आप कह सकते हैं द 100 शूट्स ऑफ लोटस फ्लावर्स। इसका मतलब क्या है? शतभिषा के अंदर एक वर्ड बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है 100 का। इसके जो डीटी हैं वो है वरुण। अब आप जब वरुण को देखेंगे तो वरुण जो है वो है द गॉड ऑफ स्पेस एंड द गॉड ऑफ ओशन। हम जितने भी नक्षत्र अभी जितने भी स्टार्स आप देखते हैं उसे हिंदू माइथोलॉजी के अंदर स्पेस में, आकाश तत्व में, आकाश में जितने भी तारे डाले गए, जितने भी तारे रखे गए, एक एक जगह पे प्लेस किए गए, वो कहा जाता है कि वरुण ने ही रखे, वरुण देव ने ही रखे, जो कि शतभिषा के रूलर हैं। अब क्या है, और वो ओशंस के भी रूलर हैं। तो जितना भी बेसिकली अर्थ का 70% एनर्जी इज रूल्ड बाय वरुणा। वरुणा की और भी बहुत सारी कहानियाँ जो कि और ज़्यादा आर्द्रा और शतभिषा को साथ में लाती है, क्योंकि उनकी लाइफ में भी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल ट्रॉमाज रहे। लेकिन मैं अभी उसमें नहीं जाऊँगा। अभी हम प्राइमरीली राहु की बात करेंगे, हम ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे नक्षत्र इसके। अब बात यह है
कि 3, 7, 11 तीनों में राहु के नक्षत्र आते हैं। और राहु के नक्षत्रों के जितने भी डीटीज़ हैं अभी तक मैंने आपको बताया, पहले हैं रुद्र, दूसरे हैं वायु और तीसरे हैं वरुण। तीनों में एक क्वालिटी आप देखने को मिलेंगे कि तीनों को ही आप कंट्रोल नहीं कर सकते, चाहे वो स्टॉर्म्स हो, चाहे वो वायु हो, विंड हो, चाहे वो ओशन हो। तीनों के अंदर एक कॉमन पैरामीटर है, वो है अनलिमिटेड, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी इज द कॉमन पैरामीटर ऑफ राहु नक्षत्रस। तो इसलिए अगर आपको राहु को समझना है तो आपको पहले इन्फिनिटी को समझना होगा। इन्फिनिटी एक ऐसा शब्द है जो कि लॉर्ड शिवा की कहानी से भी निकलता है। उस कहानी में हम अभी नहीं जाएंगे, जिसके अंदर लॉर्ड शिवा अपने एक स्वरूप दिखाते हैं जब ब्रह्मा और विष्णु के बीच में एक आर्ग्यूमेंट हो रहा होता है। उस कहानी के अंदर हम नहीं जाएंगे, लेकिन उसमें भी रुद्र स्वरूप की थोड़ी सी बात की जाती है, विच इज़ ऑल्सो अ रेफरेंस टू राहुज नक्षत्रस। लेकिन आई होप कि अभी तक मैंने आपको जितनी भी चीज़ें बताई उनसे आप डॉट्स को कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि जहाँ पे भी राहु आएगा वहाँ पे आपको इन्फिनिटी देखना है। राहु हमेशा एक चीज़ को एक अलग तरीके से करने की कोशिश करेगा। राहु हमेशा कोशिश करेगा कि वो दूसरों से अलग जाए, एक उल्टी गंगा बहाए, क्योंकि राहु को नहीं पसंद कि वो एक लाइन में चले, वो शनि की लाइन में चले। राहु का एक अपना स्टाइल है और उस स्टाइल को कोई भी कॉपी नहीं कर सकता, क्योंकि राहु एक ऐसी जगह तक अपना विजन बिठा के रखता है जहाँ पे किसी भी प्लैनेट का विजन नहीं जा सकता। इसलिए राहु का सिर्फ और सिर्फ सर है। राहु कंजम्पशन का भी देवता है। इस वजह से आप देखते हैं, क्योंकि ये उल्टी गंगा बहाता है, राहु हमेशा 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 अपने आप को इतना ज़्यादा प्रिजर्व करके चलता है, इतना ज़्यादा सीक्रेटिव बन के चलता है कि वो किसी के भी आप कह सकते हैं प्रिडिक्शंस में नहीं आ पाता। यू कैन नॉट प्रिडिक्ट राहु, दैट्स द ट्रूथ। राहु के अगले मूव को आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो। लेकिन ऑफ कोर्स ये मैं राहु नेटिव्स की बात कर रहा हूँ। राहु नेटिव्स आर वेरी अनप्रिडिक्टेबल, very very unpredictable, and they have a huge appetite for power depending on the nakshatra, कि वो पावर की appetite उनके पास वो क्यों लेना चाहते हैं। क्या वो आर्द्रा के थ्रू लेना चाहते हैं, क्या वो स्वाति के थ्रू लेना चाहते हैं, क्या वो शतभिषा के थ्रू लेना चाहते हैं। The energies have to be studied to make the correct prediction about Rahu. मैं एक्चुअली प्रिडिक्शन भी नहीं कहूँगा, to understand the Rahu in your chart बहुत बहुत ज़रूरी है। और इसके अंदर मैं अभी दशाज में भी नहीं जाता, क्योंकि सारे के सारे विंशोत्तरी दशा का यूज़ करते हैं, लेकिन उन्हें नक्षत्र की नॉलेज होती नहीं, और ये एक पाप है, पाप। क्योंकि विंशोत्तरी दशा कैलकुलेट ही नक्षत्र के थ्रू होती है। चांद आपके जिस भी नक्षत्र में होता है वहाँ से आपकी विंशोत्तरी दशा कैलकुलेट होती है। तो ढंग से जो दशा देखे वो भी एस्ट्रोलॉजर मिलना मुश्किल होता है। लेकिन अभी मैं उन चीज़ों में नहीं जाऊँगा। मैं आज आपको यहाँ पे ये चीज़ समझाने आया था कि अगर आपको लगता है आपका राहु प्रोमिनेंट है, अगर ये नक्षत्रों में से कोई भी नक्षत्र आपका प्रोमिनेंट प्लेस में बैठता है, अच्छी हाउसेस के साथ कनेक्ट होता है, 5, 9 के साथ कनेक्ट हो जाता है, लग्न के साथ कनेक्ट हो जाता है, देन यू शुड डेफिनेटली टेक योर एडवाइस ऑन एनीथिंग। यू शुड नॉट गो फॉर एडवाइसेस। क्योंकि क्या है ना, आप एडवाइस के लिए जाएंगे लेकिन करेंगे अपनी, फिर लोग कहेंगे कि ये इंसान मतलबी है। और फन फैक्ट, यही चीज़ लोग राहु इन फर्स्ट हाउस वाले लोगों के लिए सोचते भी हैं कि ये इंसान मतलबी है, क्योंकि वो उन्हें कितनी भी एडवाइस दे दें उस इंसान ने करनी अपनी है, राइट। राहु फर्स्ट हाउस वाले कमेंट करें, कंफर्म करें इस सूत्रा को। लेकिन बात इतनी सी है कि राहु और शनि, पाथ कौन सा चूज़ करना है वो आपके ऊपर है, वो आपके चार्ट पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर आपको राहु को इंकलकेट करना है जीवन के अंदर, तो ऐसा समझ लीजिए कि आपको अपने रियल डिज़ायर्स को अनलीश करना पड़ेगा। और जब आप उन डिज़ायर्स को अनलीश करेंगे, जब आप उन डिज़ायर्स को ले लेंगे, पहुंच जाएंगे वहाँ तक, तब आप केतु की तरफ बढ़ेंगे है ना। तो इसलिए केतु की मैंने कुछ वीडियोस बनाई हैं, यू कैन सी दोज एज वेल इफ़ यू वांट टू प्रोसीड फर्दर। लेकिन अभी तक राहु के लिए इतना ही। राहु की यही थ्योरी है दैट नेवर एवर सप्रेस योर डिज़ायर्स, बिकॉज इफ़ यू डू यू आर नॉट एलिजिबल. You are not eligible for the elitism, right? Rahu is elitism. Okay. So, if you like the video, do subscribe, do like, and drop comments, right? Okay. May Bappa bless you all. This is Sophiology by Nishad Sharma.